Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, as we discussed in the last lectures, the photosynthesis process हमने start किया हुआ था और उसके each and every detail हमने उसको देखा. लास्ट टाइम अगेन थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करवाता चलूँ कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है एक्चुअली इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 phases. ठीक है, पहला फेज़ होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमने लास्ट टाइम तक कवर कर लिया था, उसमें केमियोस्मोसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था. सो द लास्ट फेज़ or the second phase which will complete photosynthesis, that is called as light independent reaction, or it is also called as dark reaction. It is also called as Calvin cycle, or it is also called as C3 pathway or C3 cycle. बेटा चारों इसी के नाम हैं, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, C3 पाथवे, इन चारों में से किसी नाम से क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, हमने बात की पहला जो रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो लाइट के बगैर नहीं हो सकता. और उसमें क्या बना था आपको याद होगा, 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने थे, ATP, और साथ में क्या बना था, NADPH. ये 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने थे दैट वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस. ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अच्छा, इसको लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन का मतलब एक ही है, मतलब कि जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं. अच्छा, इस वजह से इसको नहीं कहना कि ये अंधेरे में हो रहे हैं. आपको पता है फोटोसिंथेसिस अंधेरे में नहीं होती है, ये लाइट में होती है. तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में, ये रात के वक्त होगा. सिर्फ इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है कि इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. या फिर कैल्विन और इसके जो कोलीग्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा है कि ये इसके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर मेल्विन कैल्विन और इसके कोलीग्स ने इसको डिस्कवर किया था. और ये भी MCQ में याद रखना है, मेल्विन कैल्विन एंड कोलीग्स, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था. C3 पाथवे. और एक और चीज़ याद रखनी है कि दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर दिस. इन 1961 में इनको इसी के हवाले से नोबेल प्राइज़ भी मिला था. उसके हवाले से एक बात, एक और चीज़ कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता कहाँ पर है, लोकेशन याद रखनी है. लाइट डिपेंडेंट कहाँ पर हो रहा था बेटा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे. ठीक है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट यानी डार्क रिएक्शन ये कहाँ पर होता है, इट अकर्स इन द स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होता है. क्लियर. तो ये इसके वाले से कुछ बेसिक चीज़ें. सो इट हैज़ गॉट 3 स्टेजेस और 3 स्टेप्स. तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं.
So, dear students, dear students, ये है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक कुछ बेसिक बातें जो शुरू में हमने डिस्कस कर ली कि ये जो ATP और NADPH पिछले रिएक्शन में बनी थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, वो इस्तेमाल होगी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। दिस एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर्स। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि मेल्विन कैल्विन और उसके कोलीग्स ने इसको डिस्कवर किया था C3 पाथवे को। C3 इसलिए कहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स होती है, पहला उस फिक्स होने के बाद जो पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज़ ए 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर देख सकते हैं, इस वजह से इसको C3 पाथवे कहा जाता है। और नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1961 के अंदर। और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पर आया, दिस इज़ होल प्रोसेस अकर्स इन द स्ट्रोमा। तो 3 इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कार्बन फिक्सेशन, यहाँ पर देखिएगा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद, यानी स्ट्रोमा के अंदर पहले से मौजूद होता है ये 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है इसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो पहली चीज़ याद रखनी है ये राइबोलोज, ये भी डिफरेंस याद करना है कि एक आपने पढ़ा हुआ है राइबोज और एक है राइबोलोज, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं दोनों ही 5 कार्बन। ये भी 5 कार्बन शुगर है और ये भी 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। और लेकिन फ़र्क क्या है कि ये जो सी राइबोज है ये एल्डो शुगर है, ठीक है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि जो राइबोलोज है इसके अंदर कीटो ग्रुप होता है, ठीक है, ये कीटो शुगर है, तो इसलिए राइबोलोज। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट, बिस का मतलब होता है 2, यानी इसके साथ इसके दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे। तो 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के कितने, 3 मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये कंबाइन करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा में से आई थी, क्लियर, स्टोमेटा में से। सो दिस इज 1 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड है। ये सर्कल्स जो हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 इसके और 3 ये कार्बन डाइऑक्साइड और 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये इनके साथ अटैच हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक इन तीनों मॉलिक्यूल्स के साथ एक के साथ अटैच हो जाएगी और उससे 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 6 कार्बन कंपाउंड के, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 6 कार्बन कंपाउंड के। ये हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड है। ये जैसे ही बनता है ये स्प्लिट हो जाता है, ये दरम्यान में से यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूट कर ये 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर और उनके साथ एक फॉस्फेट अटैच रह जाएगा। उसको कहेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका नाम होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 3PG। ये PGA ये MCQs के और वाले से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ PGA, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी आ सकता है, व्हाट इज़ PGA, दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहला वो 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होती है इसके अंदर तो ये पहला कंपाउंड बनता है। इसके बिहाफ के ऊपर इस पाथवे को कहा जाता है C3 पाथवे, ठीक है, जो आपने इसका दूसरा नाम पढ़ा है C3 पाथवे। अब ये जो C3 पाथवे में ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ठीक है,
इसके अंदर 6 एटीपी ऐड, क्योंकि इसके कितने मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल्स थे 6 कार्बन के, जब ये दरमियान में से टूटेंगे तो 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 कार्बन के, ठीक है, 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड होंगे 6 एटीपी, वहाँ पर वो जो बने थे पिछले रिएक्शन के अंदर 6 एटीपी, और उसमें से निकलेंगे फॉस्फेट, और जो फॉस्फेट निकलेंगे वो इसके साथ जाकर अटैच होंगे इन 6 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अब ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, जो पहले था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अब वो कहलाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि इसका 2 फॉस्फेट अटैच हो चुके हैं, कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी और कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी। सो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो कहाँ से मिलेगा, जब NADPH जो पिछले रिएक्शन में बनी थी वो टूटेगी, वो NADP में कन्वर्ट होगी, इसके फॉस्फेट यहाँ से 6 फॉस्फेट उतरेंगे और NADP जो है वो ऑक्सीडाइज होगी और उसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएंगे, और इन ये अब जब वो अटैच हो जाएंगे और इसमें से एक एक वो फॉस्फेट भी निकल चुका होगा, अब ये कंपाउंड कहलाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यस G3P भी इसको कहते हैं। और ये वही कंपाउंड है, इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। जब रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन जो है 4 स्टेप्स में होती है, तो पहले स्टेप के अंदर ये वाली शुगर बनती है, इंटरमीडिएट। सो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था G3P के हवाले से, ग्लिसरल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीटोन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, और दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सो दीज आर इंटरमीडिएट्स। तो अब इसके कितने कंपाउंड बन गए, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लिसरल 3 फॉस्फेट के। इसमें से एक जो है वो इस्तेमाल होगा पहले से मौजूद उसके 3 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर के वो बनाएगा, या तो बनाएगा वो ग्लूकोज, या वो बनाएगा स्टार्च, या वो दूसरे कोई भी शुगर्स बनाएगा। और बाकी के जो 5 हैं, 6 में से एक बनाएगा शुगर, और 5 जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, यानी ये 3G3P 5 जो थे, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन के, 3 कार्बन के 5 थे, अब ये 5 कार्बन के 3 बना देंगे, इसे कहेंगे राइबोलोज फॉस्फेट, राइबोलोज फॉस्फेट। अब राइबोलोज फॉस्फेट के अंदर फिर यहाँ पर 3 ATP इस्तेमाल होंगे, और वो 3 ADP में कन्वर्ट होंगे, और उसमें से जो फॉस्फेट निकलेगा वो इनके इस एंड के ऊपर, टर्मिनल एंड के ऊपर फिर अटैच हो जाएगा। तो ये राइबोलोज फॉस्फेट जो है अब ये बन जाएगी राइबोलोज बिस फॉस्फेट, तो ये दोबारा से रीजनरेशन होगी। तो ये 3 स्टेप्स, पहला स्टेप कार्बन फिक्स हुई, दूसरे स्टेप में रिडक्शन हुई, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आगे से रिड्यूस हुआ इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब ये दोबारा से रीजनरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर को। अब इसकी आपने जर्नल इक्वेशन, अब ये सारा अगर आपको समझ आ गए 3 स्टेप्स, तो इसमें एंड पे इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हुआ क्या है आपके सामने है। सो यहाँ पर 9 ATP इस्तेमाल हुए, देख सकते हैं, 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टोटल देयर आर अबाउट 9 ATPs प्लस 6 NADPH, 6 NADPH इस्तेमाल हुए ये वाले, ठीक है, प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई, यहाँ पर देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर, और ये किस में कन्वर्ट हुए, इनटू CH2O, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन शुगर, वह कौन सी 3 कार्बन शुगर है, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, प्लस यहाँ से क्या हासिल हुआ 6 NADPH
ADPs plus 9 ADPs प्लस, और यहाँ पर और क्या चीज़ देख सकते हैं, ये रिलीज़ हुआ, ये रिलीज़ हुआ। सो दिस आपकी जो पेज नंबर 219 के ऊपर ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। सो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 6 फॉस्फेट्स वहाँ पर रिलीज हुए थे। So that is the major or basic equation of this cycle. You can see on your book as well. So this is the light independent reaction, 3 phases, पहली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरी रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। तो इस तरह से ये सारा स्टेप हुआ, you can see. So that's all for this lecture. कोई अगर क्वेरी हो तो you can ask me in the comment box. Thank you very much.